स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पर साइंस की तैयारी करा रही हूँ। साइंस के कुछ जुड़े एमसीक्यू हैं जो मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ। आज कुछ मैं डिफरेंट एमसीक्यू लेके आई हूँ। पहले तो हमारी क्लास लाइव है, आप हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए और यहाँ पर जो भी मैं आपको एमसीक्यू कराऊंगी, आप हमारे साथ उसका अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो आप वहाँ पर उनका आंसर भी दे सकते हो। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। निम्न में से वास्तविक मछली कौन सी है? वास्तविक मछली सिल्वर मछली, जेली फिश, स्टार मछली या डॉग मछली। अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कौन सी इसमें से वास्तविक मछली है। बताइए, मछली आपको दिख रही हूँ। सिल्वर मछली है, जेली मछली, स्टार मछली और डॉग मछली। ठीक है, कौन सी वास्तविक मछली है? लाइव हो तो आंसर दे सकते हैं आप हमें। तो वास्तविक मछली आपको सारी दिख रही है मछली, लेकिन इसमें से जो वास्तविक मछली है वो केवल कौन सी है? डॉग फिश। बाकी आपको दिख रहा है सिल्वर मछली। अगर मछलियों की हम बात करें तो जितना भी जो मछली का जो समूह है वो फिशिज वर्ग, फिशिज वर्ग में सारी मछलियां आती हैं। ठीक है, ये कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा वाला समूह है। कॉर्डेटा और जो वर्टिब्रेटा जो किंगडम है, क्या है, जैसे एनिमल किंगडम को जब हम पढ़ेंगे तो एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी सारे वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट को बांटा गया है, तो उसके अंदर जो मछली वाला समूह है, जितनी मछलियां हैं सारी किसके अंदर आती है? कॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा के अंदर जो उप समूह होता है फिशिज वर्ग, उसमें आती है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा फिशिज वर्ग, देखो यहाँ पर दिख रहा हो सिल्वर फिश। सिल्वर फिश के बारे में अगर आप जानते हो तो जितनी भी आपको सिल्वर फिश की अगर बात करें तो ये सिल्वर फिश किसमें आती है? आर्थ्रोपोडा में आती है। किसमें आती है? आर्थ्रोपोडा में। और ये जो सिल्वर फिश है ना, वो क्या है? एक मछली नहीं है, बल्कि क्या है? कीट है, कीड़ा है। ठीक है, और कहाँ पर आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। ठीक है, किसमें आता है? आर्थ्रोपोडा में आता है। अगर हम बात करें जो अगर सबसे बड़ा जो फाइलम है, सबसे बड़ा जो फाइलम कौन सा है? सबसे बड़ा फाइलम किसका है? आर्थ्रोपोडा का है। ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है। ठीक है, अब जेलीफिश, जेलीफिश बताइए अगर आप किसी को पता है जेलीफिश के समूह में आती है, कमेंट में बताइए आप। देखो जेलीफिश है सिलेंटेटा में आती है, सिलेंटेटा समूह है ना वर्टिब्रेट वाला और इनवर्टिब्रेट वाला, उसमें आती है, सिलेंटेटा में आती है। और ये स्टार फिश है, स्टार फिश है ना, ये इकाइनोडर्मेटा में आती है, इकाइनोडर्मेटा में आती है। अगर स्टार फिश की बात करें तो स्टार फिश एक ऐसी है, ऐसी समूह है इसका कि इसमें क्या करती है, इसको खाना खाना होता है तो अपने स्टमक को बाहर निकाल देती है। इसके अंदर फीचर रहता है खाने वाला कि अगर इसको जो भी पोषण लेना होता है अपने स्टमक को बाहर निकाल लेगी, और बाहर निकालने के बाद का इसको जो भी मटेरियल चाहिएगा वो ले लेती है, अपने स्टमक को अंदर कर लेती है। ये क्या करती है, जो आपने देखा हो ये जो कीड़े होते हैं, जैसे ये वो जो खोल वाले होते हैं ना, जैसे शंख वगैरह होता है, उसमें जो सॉफ्ट वाले होते हैं उसके अंदर कीड़े मकोड़ों को खाती है। ठीक है, ये कीड़े मकोड़ों को खाने का काम करती है स्टार फिश। तो प्रश्न हमारा था बात से मछली की अगर बात करते हैं तो केवल डॉग फिश मछली है, बाकी मछलियां नहीं है। ठीक है, बाकी मछलियों का समूह नहीं है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कौन सी वास्तविक मछली है, इसमें से कौन सी मछली नहीं है, क्योंकि सारी में क्या मछली लिखा रहता है, तो हम ये समझ लेते हैं कि मछलियां हैं। अगला देखो, वर्धांतता के लिए जीन्स कहाँ स्थित होते हैं? वर्णदाता की बात करें तो सिंड्रोम होता है, कलर सिंड्रोम। यहाँ पर किसकी बात करी गई है? वर्णदाता वाली। और कलर सिंड्रोम ये जो जीन डिसऑर्डर रहते हैं, जो जीन डिसऑर्डर रहते हैं वो कहाँ पर स्थित होते हैं बताइए। कलर सिंड्रोम की बात की जा रही है कि एक्स गुणसूत्र पर होते हैं या वाई गुणसूत्र पर होते हैं या दोनों पर होते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं।
अगर आ रहा है आंसर तो आप बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें तो ये वर्धांधता होती क्या है, ये क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या रहता है, जेनेटिक डिसऑर्डर। देखो जेनेटिक डिसऑर्डर की अगर बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर से मतलब ये रहता है कि कोई बीमारी ऐसी होती है, कोई बीमारी ऐसी होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। यदि एक पीढ़ी को है तो अगली वाली पीढ़ी को निश्चित तौर पे होगी। इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर इलाज नहीं है कि उसको खत्म किया जा सके, क्योंकि ये बीमारी जीन में रहती है। तो जीन क्या करता है, जीन का काम ही होता है लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाना। तो जब तक वो लक्षण जीन के अंदर रहेंगे तब तक वो आने वाली पीढ़ियों में डिसऑर्डर होता ही रहेगा। अब इसमें क्या रहता है, वर्णांतता की अगर बात करें तो इसमें व्यक्ति जो होता है वो हरा और लाल रंग में विभेद नहीं कर पाता है। अगर जिस बीमारी से ग्रसित जो व्यक्ति होगा उसे क्या होगा, हरा और लाल रंग होता है वो इसे स्पष्ट नहीं देख पाता। उसके लिए एक परीक्षण होता है, एक हरा परीक्षण होता है। उसमें उसको पिक्चर दी जाती है, उस पिक्चर को देखना होता है। उस पिक्चर के अंदर कुछ वर्डिंग लिख दिए जाते हैं। तो उस वर्डिंग में क्या होता है, जो जिस व्यक्ति को दिखाया जाता है अगर वो साफ साफ देख लेता है तो वो सामान्य है। अगर वो उसको वो अच्छा सामान्य नहीं दिखते ना तो मतलब उसको बीमारी है। ये बेकार ऐसे हैं कि आमतौर पर दिखते नहीं है, ये बिना परीक्षण के ये समझ में नहीं आते। अब ये होता कैसे, दरअसल क्या होता है, हमारी आंख का जो रेटिना होता है, आंख का रेटिना, उसके अंदर क्या होता है, हम जो भी कोई चीज देखते हैं अगर हमारे आंखों पर प्रकाश पड़ता है रेटिना के अंदर जाता है तभी तो कोई वस्तु हम देख पाते हैं। अच्छा ये बात बताइए, अंधेरे में कोई वस्तु आपको देखना हो तो क्या कोई वस्तु आप अंधेरे में देख सकते हो, आपको देखने के लिए प्रकाश चाहिए होता है। तो बिना प्रकाश के हम किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। अगर आंसर आ रहा है तो आप लाइव हो बता सकते हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेटिना के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, ठीक है। रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, या उसमें होता है, क्या होती है, एक होती है रॉड्स और दूसरी होती है कॉन्स। देखने के लिए ये दोनों कोशिकाएं बहुत जरूरी रहती है, रॉड्स और कॉन्स। असल में क्या होता है, जो रॉड्स वाली जो होती है वो केवल क्या कर सकती है, केवल प्रकाश को देखती है, केवल प्रकाश देखती है। और जो कॉन्स वाली सेल्स होती है वो क्या करती है, रंग को विभेद करती है, रंग में रंगों को देखती है, क्या करती है, रंग में क्या करती है, रंगों की पहचान करती है, ठीक है। रंगों की पहचान करती है और रंगों को देखती है। अब होता क्या है, ये जो कौन कोशिकाएं हैं, ये जो कौन कोशिकाएं हैं, जिस व्यक्ति को ये वाली डिसऑर्डर हो जाएगा, जिस व्यक्ति को ये वाला डिसऑर्डर हो जाएगा उसके अंदर क्या होगी, ये जो कौन सेल absent होंगी, ठीक है। और जब कॉल सेल absent होंगी तो क्या होगा, वो व्यक्ति जिस जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित हो जाएगा। अब एक बात हो, जो वर्णांतता जो होती है वो होती है पुरुषों में, ये बीमारी केवल किसमें होती है, पुरुषों में होती है। याद रखना ये वाली बीमारी है केवल पुरुषों में होती है, मेल में, ये महिलाओं में नहीं होती। महिलाएं क्या होती है, इसकी वाहक होती है, वो ले जाने का काम करती हैं, होती है पुरुषों में। और वाहक कौन होती है, महिलाएं। तो महिलाओं के अंदर क्या रहता है, एक्स और एक्स क्रोमोजोम रहते हैं, ठीक है। एक्स और एक्स क्रोमोजोम रहते हैं। तो ये वाला जो जीन है वो किस पे रहेगा, एक्स क्रोमोजोम पे ही रहेगा। अगर आपको अभी भी समझ में आया तो बता सकते हो कि आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि ये जीन किस पे प्रभावी रहेगा, एक्स क्रोमोसोम पर रहेगा, एक्स क्रोमोजोम पर रहेगा। तब क्या होगा, व्यक्ति इस डिसऑर्डर से, जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रसित हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। जैसे जीन अगली पीढ़ी में जाएंगे अपने लक्षण प्रकट कर देंगे। जैसे किसी भी मेल कोई बीमारी है, ठीक है, अगर किसी मेल को बीमारी है तो अगली आने वाली पीढ़ी है जिसकी बेटी है, तो उसकी बेटी अगली पीढ़ी में उस बीमारी को ले जाएगी, क्योंकि स्त्रियां क्या होती है, वाहक होती हैं। ऐसे चलते हैं। बताइए, सिंपल सा प्रश्न है कि निम्न में से किस प्राणी का जीवन अवधि सबसे छोटी है, किस प्राणी की जीवन अवधि सबसे छोटी है, बता सकते हो आप। अगर आंसर आ रहा है तो आप बता सकते हो। किस प्राणी की जीवन अवधि सबसे छोटी है, मच्छर, मधुमक्खी, तितली और डॉग, कुत्ता। बताइए इसमें से कौन है, मॉस्किटो, फ्लाई, बटरफ्लाई और डॉग। इनमें से सबसे कम जीवन अवधि किसकी है, देखो, मच्छर, मेमक्खी। सबसे कम जीवन अवधि किसकी है, मेमक्खी की।
सबसे कम सबसे छोटी जीवन अवधि है ना वो किसकी है, मधुमक्खी की। अगर बात करें अंडे से लेकर लार्वा और जो प्यूपा बनता है, यानी एग से लेकर एग बनेगा, उससे लार्वा बनेगा, लार्वा से जो प्यूपा बनता है, पूरा इनका जीवन काल केवल कितने दिन का होता है, 14 दिन का। कितने दिन का होता है, 14 दिन में इनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। इनके जन्म से लेकर इनकी मृत्यु, मतलब पूरा इनका जो साइकिल होता है, पूरा इनका कितना होता है, 14 दिन तक ये जीवित रहती है, फिर ये कैसे हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जब से जीवन अपनी छोटी अगर बात करी गई है तो उसमें कौन सा आता है, मधुमक्खी। इसका जीवन काल केवल कितने दिन का है, केवल 14 दिन का है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बताओ एक बढ़ान पुत्री का जन्म कब होता है। अभी पिछले मैंने अगर समझाया था, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप बता सकते हो, बताइए। एक बढ़ान मतलब ये कलर सिंड्रोम जो बढ़ान होता है ना, कल डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर जो रहता है, डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं आनुवांशिकी विकार। आनुवांशिकी विकार जो जीन के अंदर रहता है वो किसको होता है, कब उसका जन्म होगा, कब होगा, जब पिता क्या होगा, वर्णांध होगा, यहाँ पर सही कर लीजिए, वर्णांध होगा। और माता कैसी हो, सामान। माता अगर वर्णांध होगी और पिता कैसा है, सामान। ठीक है, माता कैसी हो, वर्णांध। और माता वाहक, पहली बात तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है कि माता कभी वर्णांध नहीं हो सकती, फीमेल कभी वर्णांध नहीं हो सकती, बल्कि वो क्या होती है, एक वेक्टर होती है, एक वाहक होती है। और माता वाहक होगी, पिता सामान होगा। माता वाहक है और पिता वर्णांध। बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। आ रहा है तो आप बता सकते हैं। देखो एक वर्णांत पुत्री का जन्म कब होगा, और यहाँ से देखो कब होगा। अगर हम बात करें तो देखो ये क्या है, माता के गुणसूत्र, ठीक है। और ये गुणसूत्र किसके हैं? पिता के हैं। अगर ये कब होता है कि अगर माता बाह होगी, माता हमेशा बाह होती है, और पिताजी कैसा होता है, बैक्टर होता है, मतलब उसका वो बरोगी होता है। तो कब होगा, जब माता वाहक होगी और पिता कैसा होगा, वर्णांत होगा। ठीक है, माता वाहक है और पिता कैसा है, वर्णांत। तभी जो पुत्री का जन्म होगा वो कब होगा, क्योंकि ये केवल फैलाने का लोग करती है, ले जाने का काम करती है। और जैसे अगर माता वाहक है तो उससे होने वाली जो संतान होंगी, तो उसमें ये 50% चांसेस रहते हैं कि उसमें से जो उसका पुत्र होगा वो बलराम होगा, और जो पुत्री होगी, जो डॉटर होगी, वो क्या होगी, वाहक। मतलब उसके अंदर क्या हो जाएगा, ये बीमारी एक्स वाली, ये बीमारी आ जाएगी। लेकिन जैसे वो अगली पीढ़ी में जो बच्चे को जन्म देगी, तो ये वाला जो डिसऑर्डर है उस बच्चे को प्रकट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डिसऑर्डर बच्चे में प्रकट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा हमारा, माता जब बाघ होती है, पिता वर्णान होता है, तभी वर्णान पुत्री का जन्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा हैप्लॉइड कोशिका है, हैप्लॉइड कोशिका। बताइए कौन सी हैप्लॉइड कोशिका है। आंसर आ रहा है तो आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में, लाइव हो वो, कि इनमें से कौन सी अवृत कोशिका है, कौन सी हैप्लॉइड सेल है। ओवम, स्पर्म, लीडिंग सेल, ए और बी दोनों। क्या हो सकता है इसका आंसर, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ठीक है, ओवम, स्पर्म, लीडिंग सेल, ए और बी दोनों क्या है। सबसे पहले हम हैप्लॉइड की बात करें। हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या रहता है, हैप्लॉइड की हम बात करते हैं तो उसमें क्रोमोसोम का एक सेट होता है। क्या होता है, क्रोमोसोम का एक सेट होता है। क्रोमोसोम का क्या होता है, एक सेट होता है। ठीक है, एक सेट होता है, वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। अगर बात करें ये ओवम स्पर्म, ये दोनों कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। कि इनके अंदर कितना रहता है, 23 पेयर्स में रहते हैं, यानी टोटल कितने रहते हैं, 46। तो 23 इसमें कितने रहेंगे, पेयर में रहेंगे। इसमें पूरा क्या रहता है, एक सेट रहता है। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, एक सेट। तो ओवम में स्पर्म में दोनों में क्या रहती है, हैप्लॉइड सेल रहती है। और हैप्लॉइड सेल हमारी दोनों आंसर कहाँ दिया, ए और बी में। अगर लीडिंग सेल की बात करें तो ये लीडिंग सेल है, ये क्या करती है,
ये टेस्टिस में पाई जाती है। और टेस्टोस्टेरोन इनको सीक्रेट करती है, का स्रावन करती है, उसको निकालती है, मेल में रहता है पुरुषों में। ताकि याद रहे ना, हैप्लॉइड जो सेल रहती है, डिप्लॉइड मतलब डबल रहती है, और हैप्लॉइड किसके अंदर रहेंगी, हैप्लॉइड ये रहती है ओवम के अंदर, स्पर्म के अंदर। अगर सिंगल में भी आ जाता है तो इसका आंसर यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एक महिला का बच्चा क्लाइनफैक्टर सिंड्रोम युक्त है, इस बच्चे में बार बॉडी की बात है। कि बार बॉडी क्या होती है, बार बॉडी, ठीक है। एक महिला का बच्चा कैसा है, क्लाइनफैक्टर सिंड्रोम युक्त है, उस बच्चे को क्लाइन सिंड्रोम है, तो बच्चे में बार बॉडी कितनी होगी, उस बच्चे के अंदर बार बॉडी कितनी होगी, क्योंकि वो बच्चा पहले से क्या है, उसको क्लाइन फैक्टर है, उस बच्चे को क्लाइन फैक्टर है। आंसर आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं, जो लाइव है वो बताइए। क्लाइन फैक्टर, तो क्लाइन फैक्टर की अगर बात करें तो क्लाइन फैक्टर क्या होता है, ये जो क्रोमोजोम होते हैं उसमें क्या होता है, क्रोमोजोम में क्या होता है, जीन जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्रोमोजोम की एक्स्ट्रा प्रतियां बना लेते हैं। ठीक है, इस सिंड्रोम में क्या होता है, जो एक्स क्रोमो जो गुणसूत्र होते हैं, उसके गुणसूत्र में क्या रहता है, वो जीन की अतिरिक्त प्रतियां ले जाते हैं साथ में। ठीक है, ये जो क्रोमोजोम रहते हैं वो क्या करते हैं, जो जीन होते हैं उनकी अतिरिक्त अतिरिक्त कॉपी ले लेते हैं, और जब अतिरिक्त कॉपी ले लेंगे तो क्या होता है, ये क्रोमोजोम में विकृति आ जाती है। देखो क्या होता है, टोटल अगर क्रोमोजोम की बात करें तो टोटल क्रोमोजोम कितने रहते हैं, 46। 46 क्रोमोजोम। अगर क्रोमोजोम किसी भी व्यक्ति के पास बराबर है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, अगर जहां भी क्या हो जाए क्रोमोजोम की अनियमितता हो जाती है, या घट जाए या बढ़ जाए, तो क्या होता है, क्रोमोजोमल यानी गुणसूत्रीय विकार आ जाते हैं। तो गुणसूत्रीय विकार आने से क्या रहता है, जो व्यक्ति है सामान्य नहीं रहता। अब यहाँ पर क्या है, वो बच्चा क्लाइन फैक्टर से ग्रसित है। तो क्लाइन फैक्टर की बात करें तो ये वाला जो सिंड्रोम रहता है, ये वाली जो बीमारी रहती है, वो जो ट्रांसजेंडर रहते हैं उनमें पाई जाती है। ट्रांसजेंडर आपने देखे होंगे, तो ये ट्रांसजेंडर रहते हैं, ये तो ना तो मेल जैसे होते हैं ना तो फीमेल होते हैं। मतलब क्या, इनमें दोनों कैरेक्टर होते हैं, मेल जैसे भी होते हैं फीमेल जैसे भी होते हैं। तो होता इसलिए क्योंकि इसके अंदर गुणसूत्री विकार आ जाते हैं। जैसे क्या है, 42, ये हो गया, ये हो गया, वहां पर क्या होता है, डबल एक्स और वाई, टोटल कितनी हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो टोटल 47 हो जाते, होना कितना चाहिए, 46। तो वहां पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाता है, तो अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाएगा तो क्या होगा, वो व्यक्ति सामान्य रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर क्या हो जाता है, मेल और फीमेल जैसे कैरेक्टर आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो गुणसूत्री विकार होता है उसको क्लाइनफैक्टर सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे सिंड्रोम मैं बता देती हूँ। एक है टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है, जो 45 गुणसूत्र होते हैं उनकी क्या हो जाती है, मोनोसोमी हो जाती है। ठीक है, 45 गुणसूत्र रहते हैं, होते होना कितने चाहिए, 46, हो कितने जाते हैं, 45, मतलब एक उसमें कम हो गया, हो क्या गया, इसके अंदर क्या हो गई, मोनोसोमी हो गई। जब मोनोसोमी इसके अंदर हो जाएगी, तो जब गुणसूत्र कम हो जाएगा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे विकृत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति रहता है, उसकी लंबाई, कि जो मेल रहता है उसकी लंबाई, उसके पैरों की लंबाई अचानक से क्या होता है, वृद्धि रुक नहीं पाती, बढ़ने लगती है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है, उसकी लंबाई अतिरिक्त हो जाती है, अनियमित हो जाती है। तो कुछ ऐसे सिंड्रोम है। टैंडन सिंड्रोम क्या रहता है, मैं यहाँ पे कुछ सिंड्रोम आपको बताती हूँ अभी। देखो पैको सिंड्रोम की अगर बात करें तो देखो, जैसे टर्नर सिंड्रोम, इसमें क्या रहता है कि 45 क्रोमोजोम हो जाते हैं, 45 क्रोमोजोम हो जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, जो मेल रहता है उसकी लंबाई, लक्षण क्या रहेंगे इसके अंदर, तो लक्षण होते हैं, मेल होता है
मेल के पैरों की लंबाई, पैरों की लंबाई बढ़ने लगती है, मतलब एक सामान्य वृद्धि नहीं होती है। उसके देखने में ऐसा लगेगा कि उसके पैर बहुत ज्यादा लंबे हो रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरा जो सिंड्रोम है वो होता है कैट क्राई, कैट क्राई सिंड्रोम। जो कैट क्राई सिंड्रोम होता है, क्या होता है, जो गुणसूत्र के जोड़े रहते हैं, जो गुणसूत्र के जोड़े रहते हैं उस पर प्रभाव पड़ता है। ये जो ये वाला जो रहता है ना, तो उसमें क्या रहता है, कैट क्राई में पांचवा गुणसूत्र रहता है, पांचवा गुणसूत्र जो जोड़ा रहता है उसमें ही विकार हो जाता है। उसमें जब विकार हो जाएगा तो लक्षण क्या आते हैं इसके अंदर, कि जब कोई व्यक्ति रोएगा, जब व्यक्ति रोता है तो क्या होता है, तो बिल्ली जैसी आवाज आती है, बिल्ली जैसी आवाज आती है, ठीक है। क्या गुणसूत्र हमारे जोड़े रहते हैं, गुणसूत्रीय जोड़ों में क्या हो जाता है, बेकार हो जाते हैं। तो ये होता कहाँ पे, ये पांचवा गुणसूत्र जोड़ा रहता है वहां पर क्या होता है, वहां पर गुणसूत्र बेकार आ जाता है। ऐसे ही 18वां जो गुणसूत्र रहेगा, ठीक है, तीसरा जो रहता है 18वां गुणसूत्र, उससे क्या होता है, 18वें गुणसूत्र में अगर कहीं पर जोड़े में विकृति आ जाएगी तो उसमें क्या हो जाता है, एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या रहता है, जो मस्तिष्क होता है अल्प विकसित हो जाता है। नीचे का जबड़ा कैसा होगा, नीचे का जबड़ा कैसा होगा, बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा छोटा हो सकता है। और मस्तिष्क कैसा हो जाएगा, अल्प विकसित। लक्षण इसमें आते हैं, जो नीचे का जबड़ा होता है वो बड़ा हो जाता है, और जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क, वो अल्प विकसित हो जाता है, अल्प विकसित। एक सामान्य की तरफ वो व्यक्ति नहीं होता है, ठीक है। अगर चौथे की बात करें तो चौथा वाला जो रहता है उसमें क्या आता है, 13वां जो गुणसूत्र रहता है, 13वां गुणसूत्र, उससे बेकार आ जाता है। इससे क्या होता है, पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है, पटाऊ सिंड्रोम। और पटाऊ सिंड्रोम के लक्षण क्या होते हैं, देखो जो पटाऊ सिंड्रोम के जो लक्षण होते हैं उसमें क्या होगा, जो जिसका जो जीवन काल होता है बहुत कम होता है, जीवन काल कैसा होगा, कम होगा। और मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, ठीक है, जीवन काल कम होता है और मस्तिष्क कैसा होता है, अविकसित। लगभग बात करें तो ये कम से कम 6 माह तक ऐसे इसका रहता है, 6 माह तक ये वाला रहता है, ठीक है। इन बीमारियों पे सिंड्रोम वगैरह से मूवी भी बनती है। अगला जो रहता है 21वां जोड़ा, 21वां जोड़ा जो रहता है, 21वां जोड़ा, उसकी में क्या हो जाता है, उसमें गुणसूत्र विकार आ जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। 21वां जोड़े में अगर विकार आ जाता है, ये क्वेश्चन आया था अभी एमपीपीएससी ने पूछा था, डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम हो जाएगा, चेहरा चपटा हो जाता है और ऐसा लगता है आंखें इसकी दूर दूर है, ठीक है। यहाँ पर इसके लक्षण क्या रहेंगे, जो लक्षण ऐसे रहेंगे, चेहरा कैसा हो जाएगा, चपटा, और नेत्र कैसे रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, आंखें इसकी ऐसा लगेगा दूर दूर है, अजीब चीज की शक्ल देखने में लगती है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन आया था, एमपीपीएससी ने पूछा था कि 21वें जोड़े पर कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है, गुणसूत्रीय विकार। तो 21वें जोड़े पर क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। उससे क्या होता है, जो बच्चा है कैसा होगा, अल्प विकसित हो जाएगा और देखने में उसका चेहरा अजीब सा लगेगा, चपटा चेहरा लगेगा। और क्या होता है, उसकी जो आंखें होती है बहुत दूर दूर होती हैं, आंखें उसकी कैसी होंगी, बहुत दूर दूर होंगी, ठीक है। अगर हमारा 22वां जोड़ा प्रभावित हो जाएगा, देखो अगला कौन सा, 22वां जोड़ा, अगर 22वां जोड़ा प्रभावित हो जाता है तो उससे क्या होता है, डब्ल्यूबीसी पर, डब्ल्यूबीसी कैसी हो जाती है, अनियमित हो जाती, अनियमित हो जाएगी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कैसी हो जाएगी, अनियमित, यानी व्हाइट ब्लड सेल जो होंगी ना वो कैसी हो जाएंगी, अनियमित हो जाएंगी। कहें तो ल्यूकेमिया जैसी बीमारी इसी से हो जाती है, ल्यूकेमिया जो होता है, ल्यूकेमिया से क्या होता है, 22वां जोड़ा प्रभावित होता है। जोड़े की बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, गुणसूत्र की बात करें जोड़े में रहते हैं, तो जिस भी जोड़े में बेकार हो जाएगा या कहीं भी कोई विकृति आ जाएगी तो उससे क्या होता है, गुणसूत्र जब विकृति आएगी तो ये डिसऑर्डर हो जाते हैं। मैंने ये सारे डिसऑर्डर यहाँ पर लिखे हैं, आप देख सकते हो, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है
एमपीपीएससी उसने सीधा पूछा था कि किस भी जोड़े पर कौन सी विकृति हो जाती है, यानी कौन सा विकार उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये जेनेटिक है पूरा, ये आनुवंशिकी है, सॉरी आनुवंशिकी नहीं, ये क्या है, क्रोमोजोम विकार है, गुणसूत्रीय विकार है। ठीक है, ये गुणसूत्रीय विकार है। ये तब होते हैं क्योंकि ये गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं टोटल। टोटल में किसी भी जोड़े पर कोई भी प्रभाव पड़ेगा तो उस प्रभाव से ये सामान्य व्यक्ति जो होगा वो सामान्य नहीं रहेगा। ठीक है, व्यक्ति सामान्य नहीं रहता है। अगर आपकी में बात समझ में आ गई तो आप आंसर दे सकते हो कि बार बॉडी में क्या रहता है, बताइए। अगर आपको आ रहा है तो आप बता सकते हो। महिलाओं में क्या होगा, कितनी बार बॉडी होंगी इस बच्चे में, बताइए। देखो, बार बॉडी की बात करें तो क्या होता है, जो क्रोमोजोम होता है वो गहरे रंग का होता है। ठीक है, जो गहरे रंग का क्रोमोजोम होगा, गहरे रंग का क्रोमोजोम होता है, और ये वाला केवल महिलाओं में ही होता है। ठीक है, महिलाओं में ही होता है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि ये क्लाइन फैक्टर में कितने थे, 46, सॉरी 47 थे। हुआ क्या था, 46 में क्या हुआ था, एक्स और एक्स वाई, तो यहाँ पर क्या हुआ था 47 हो गए थे। तो हुआ कितने ज्यादा है, एक ज्यादा है ना, तो आंसर कितना जाएगा यहाँ पर, एक। ठीक है, बार बॉडीज कितनी है, एक। बताइए, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है, मनुष्य कशेर बताइए कितनी होती है, आ रहा है तो आप बता सकते हो आंसर को। शरीर में जो ग्रीवा कोशिकाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, बताइए। आ रहा है किसी को, 5, 7, 12 या 33, 5, 7, 12 या 33, कितनी होती है ग्रीवा कोशिकाएं। ये जो ग्रीवा कोशिकाएं होती है वो जोड़ी में पाई जाती है, और किसके अंदर होती है, ब्रेन में होती है। ठीक है, ये किस में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है, और किस में होती है, पेयर में होती है, जोड़ी में होती है। ग्रीवा कोशिकाएं जोड़ी में पाई जाती है, ब्रेन के अंदर होती हैं, और जो मोटर न्यूरॉन होते हैं, सेंसर न्यूरॉन होते हैं, दोनों का ये काम करती हैं। ठीक है, जो हमारी बॉडी के पार्ट होते हैं उनको कनेक्ट करती हैं, पार्ट बॉडी के जो पार्ट होते हैं उनको जोड़ने का काम करती हैं। बताइए कितनी होती हैं, ब्रेन के अदर पार्ट जितने, जैसे हमें कोई भी अगर स्मेल आ रही हो, ठीक है, हम स्मेल कर रहे हैं, कोई चीज हम देख रहे हैं, हमें पता है कोई चीज देखी नहीं है, फिर हमें स्मेल आने लगती है। ठीक है, स्मेल आने लगती है तो उसको क्या होता है, जो भी चीज हम अनुभव करते हैं वो पूरा हमारा जो ब्रेन होता है, जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, सूचनाओं को सीधा ब्रेन में ले जाते हैं। फिर ब्रेन क्या करता है, हमारी जो बॉडी पार्ट होंगे एक्टिवेट करती है, किस चीज को, देखो आँख कान नाक, सारे हमारे कहाँ से जुड़े हुए हैं, ब्रेन से। कमेंट सेक्शन में आप आंसर दे सकते हो, बताइए क्या हो सकता है इसका, कितने रहते हैं। और हाल ही में प्रश्न पूछा भी गया था, हाल ही में प्रश्न पूछा भी गया था, जो पीएससी का पेपर था उसमें आया हुआ प्रश्न है। देखो, मनुष्य में जो ग्रीवा कशेरुकाएं रहती है उनकी संख्या रहती है 12। संख्या कितनी रहती है, 12। 12 के क्या रहते हैं, पेयर, जोड़े रहते हैं। जब भी हम सूंघते हैं या कोई भी स्मेल करते हैं, हम देखते हैं, या जो भी हम महसूस करते हैं, सुनना, स्वाद लेना, ठीक है, सारी संवेदनाओं को हम जो महसूस करते हैं वो सारी इन्हीं कशेरुकाओं, आप जो टोटल अगर हम नर्व सेल की बात करें, बहुत सारी हमारे बॉडी के अंदर रहती है, ब्रेन में। और इसमें से किसी भी अगर जो ग्रीवा सेल्स रहती है, तो कोई भी अगर डैमेज हो जाती है, अगर कोई भी डैमेज हो जाए तो व्यक्ति को कुछ भी हो सकता है, या तो जो स्मेल ही नहीं आएगी, या उसे सुनना बंद हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। तो होती कौन कौन सी, एक डायग्राम से हम समझते हैं इस चीज को, हमें डायग्राम से अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, ये कौन कौन सी रहती है, ये आपको दिख रही है ना, टोटल कितनी है, 12। ठीक है, चलो अगर आ रहा है तो बताइए, मनुष्य में कितनी रहती है, 12 रहती है, जोड़ी में रहती है।
देखो ये देखो, आपको दिख रहा हो ये क्या है, ब्रेन है, ये ब्रेन है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 क्या है, पूरी ग्रेवा कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये क्या है, पूरी ग्रेवा कशेरुकाएं में। यहाँ पे ओप्लेक्ट्री आपको दिख रहा होगा, ओप्लेक्ट्री दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये देखो यहाँ दिख रहा है ऑप्टिक, जो हम देखते हैं, ऑक्यूलोटर, ट्राइकुलर, एप्यूकस, वेस्टिबुलर, हाइपोग्लोसिकल, फेशियल नर्व। जो हमारे फेशियल नर्व, जितने भी फेस के हमारे एक्सप्रेशन रहते हैं, सारे के सारे इनसे डिपेंड रहते हैं। हमें देखना हो मोटर न्यूरॉन, कुछ तो इसमें ऐसे होते हैं जो मोटर न्यूरॉन होते हैं, जो सेंसर न्यूरॉन रहते हैं, उन दोनों का मिलके काम करती है, ठीक है। ये देखो आपको दिख रहा है 12 कितनी है, टोटल कितनी है, 12, 12 है टोटल, ठीक है। और ये पेयर में रहती है, ये ग्रीवा कशेरुका। ये आपको दिख रहा हो, ये किस में पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है, और ये टोटल रहती है। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है 12। देख ली ना आपने, सारी की सारी कितनी होती है, 12, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, 5 जगत वर्गीकरण मैंने क्लासेस ली थी, उसमें थोड़ा बहुत भी बताया था कि जो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने, अर्नेस्ट हीकल ने, हार्वर्ड कॉपलैंड ने, या आर एच विटकर ने। इसमें से जो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। अगर वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो वर्गीकरण था क्या, हमारे पृथ्वी में बहुत सारे जीव जंतु भी थे, उसमें प्लांट भी थे, तो कुछ के प्लांटों को और एनिमल को क्या किया, जगतों में बांट दिया उनके लक्षणों के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था। सबसे पहले अगर वर्गीकरण की हम बात करते हैं तो वर्गीकरण की अगर बात नींव जो रखी थी, वो रखी थी अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या रहा था, अरस्तु ने इसकी नींव रखी थी। अरस्तु ने क्या देखा, उन्होंने दो चीजों में बांटा, उन्होंने किसमें बांटा, दो चीजों में, प्लांट में और एनिमल में। प्लांट में किसमें बांटा, एनिमल में। उसमें उन्होंने प्लांटों को 3 में बांटा, हर्ब, कर्व, और क्या था, ट्रीज। एनिमल को उन्होंने 2 में बांटा, एक था एनेमा और एक था अनेमा, ठीक है। इन्होंने क्या था, अनेमा और एनेमा में बांटा। अनेमा में इन्होंने क्या बताया, अनेमा में इन्होंने बताया था कि जितने भी एनिमल रहते हैं उनमें आरबीसी नहीं रहता। तो अनेमा में इन्होंने लिखा एनिमल विदाउट आरबीसी, एनिमल विदाउट आरबीसी, ठीक है। और अनेमा में इन्होंने कहा बांटा कि एनिमल हैविंग आरबीसी, एनिमल हैविंग आरबीसी। ये इनका प्रारंभिक वर्गीकरण था, जो किसने दिया था, अरस्तु ने दिया। अरस्तु ने जितने भी प्लांट और एनिमल थे उनको 2 भागों में बांटा। प्लांटों को उन्होंने क्या किया, 3 भागों में बांट दिया, हर्ब, झाड़ी और छोटे छोटे सर्व थे और बड़े बड़े पेड़ थे। और एनिमल को अनेमा में और अनेमा में बांट दिया, यानी जिसके पास आरबीसी थी वो रख दिया उन्होंने, और जिसके पास आरबीसी नहीं थी उसने रख दिया। उसके बाद आया था कैरोल्स लिनियस, इन्होंने क्या दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 2 किंगडम, ठीक है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था। इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने प्लांट और एनिमेलिया को लिया, प्लांट और किसको लिया, एनिमेलिया को लिया, ठीक है। उसके बाद आता है 3 किंगडम, जो क्लासिफिकेशन था वो हीकल ने दिया था। ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था, अर्नेस्ट हीकल वाला, ठीक है, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो कॉबलैंड थे उन्होंने क्या दिया था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कॉबलैंड ने क्या दिया था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। और उन्होंने क्या दिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी और इसको बांटा, एनिमल को दिया। उसके बाद सबसे ज्यादा जो, सबसे अगर बात करी जाए सबसे ज्यादा सरोमान ने, जिसको हम आज तक पढ़ रहे हैं, वो क्लासिफिकेशन किसका था, आर एच विटकर का। इन्होंने 1969 में दिया था। देखो इनका इसलिए मानते हैं, सबसे ज्यादा इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने लक्षण लिए,
लक्षण लिए, यानी उनकी संरचना कैसी है, उनका आकार कैसा है, उनका फोसिल स्ट्रक्चर कैसा है। इसलिए आज तक क्या है, इनका सबसे ज्यादा मानते हैं, सबसे ज्यादा इनका मानते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाता है आंसर, आर एच विटकर। तो आर एच विटकर तुम देख लेते हैं, आर एच विटकर ने क्या क्या बताया था, उस चीज को हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखो आर एच विटकर का जो क्लासिफिकेशन था वो सबसे ज्यादा मान्य क्यों है, तो इसलिए मान्य है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उन्होंने क्या किया था, अपने जो वर्गीकरण था लक्षणों को लिया था। बाकी जिन्होंने भी किया था उसमें लक्षण वक्षण नहीं बताए थे। अब देखो उन्होंने क्या दिया, कोशिका का प्रकार। उन्होंने देखा कि कोशिका किस प्रकार की है, मोनेरा, जितनी प्रोकैरियोटिक कोशिका थी इन्होंने मोनेरा में रख दी, ठीक है। यूकैरियोट थी तो प्रोटिस्टा में रख दी। इनका जो वर्गीकरण था 5 था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। उन्होंने कोशिका का प्रकार देखा और यूकैरियोटिक में फंजाई थी, उन्होंने यूकैरियोटिक में रख दी, प्लांटी भी रख दिया, एनिमेलिया भी रख दिया। अब उन्होंने क्या देखा, ये तो कोशिका का प्रकार था, उसके बाद उन्होंने देखा कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, यानी सेल वॉल कैसी थी, जो भी उन्होंने जीव देखे उनकी सेल वॉल कैसी थी। इन जीवों की सेल वॉल कैसी थी, सेलुलोज रहित थी, एमिनो अम्ल की बनी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन सबको मोनेरा के अंदर रख दिया, ठीक है। अब उन्होंने देखा कि कुछ में उपस्थित थी तो उन्होंने उसको प्रोटिस्टा में रख दिया। ऐसी जो सेलुल काइटिन युक्त थी, यानी अगर फंजाई की बात करें तो उनकी सेल वॉल कैसी होती है, काइटिन युक्त। इस वाली जो आपकी आपको तालिका दिख रही है, उस तालिका से भी बहुत प्रश्न आते हैं, उस तालिका से भी बहुत प्रश्न आते हैं, घुमा फिरा के यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। अब देखो प्लांट के अंदर बात करें तो उनमें सेलुलोज साइड, उसकी सेल वॉल कैसी होती है, इतने प्लांटी होते हैं उनकी सेल वॉल कैसी होती है, सेलुलोज रहता है उसमें। और एनिमिलिया में क्या रहता है, उनमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है। सेल वॉल किसमें पाई जाती है, केवल प्लांटों में पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर कैंसर झिल्ली, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो मोनेरा के अंदर नहीं थी, एब्सेंट थी, और प्रोटिस्टा के अंदर उपस्थित है, और जो फंजाई के अंदर भी है और सबके अंदर है, केवल ये मोनेरा के अंदर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी संरचना कैसी थी, कोश की थी, बहुकोश की थी, ऊतक थे इसमें, और पूरा उसमें था अंग वगैरह बना था। अब देखो यहाँ पे जो पोषण विधि थी इनकी, इनकी पोषण विधि देखो, स्वपोषी, रासायन संश्लेषी, ये सारे क्या करते थे, जितने भी मोनेरा है वो स्वपोषी थे, प्रकाश संश्लेषी थे और परपोषी थे। के अंदर क्या सारे के सारे कैसे थे, स्वपोषी और कैसे थे, और परपोषी, दो टाइप के थे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें फंजाई, तो फंजाई कैसी होती है, परपोषी होती है, परजीवी होती है। इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, बल्कि ये क्या करती है, दूसरों पर डिपेंड रहती है। अब ये प्लांट के अंदर कैसे, जितने प्लांट है, जितने भी प्लांट की बात करते हैं तो सारे प्लांट कैसे होते हैं, वो कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है। एनिमिलिया परपोषी रहते हैं, जितने भी प्राणी रहते हैं वो कैसे रहते हैं, परपोषी रहते हैं। और इन्होंने बताया था कैरेक्टर बताया, प्रजनन की विधि कैसी होती है, संयुग्म। यहाँ पर जो जायगोट होता है ना, गैमीट जनरल होता है, संयुग्मन होता है। यहाँ पर जितनी फंजाई में फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, प्लांटी में भी निषेचन होता है, और एनिमिलिया के अंदर भी निषेचन होता है। ये जो टेबल थी ना, वो आर एच विटकर ने उनका, इसलिए हम सबसे ज्यादा मानते हैं कि आर एच विटकर ने क्या किया था, सबसे इनकी अच्छी बात थी ना, लक्षणों को लिया था। इन लक्षणों के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया था, बाकी लोगों ने लक्षण नहीं लिए थे, ठीक है। इसलिए इनको सबसे ज्यादा इन्हीं को पढ़ते हैं। आप अच्छे से इसको देख लो, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी प्रश्न यहाँ से आते भी हैं और आगे आने की भी संभावना रहती है। अब बताइए आंसर क्या है इसका आंसर, अभी आपने अब अच्छे से पढ़ लिया। कमेंट सेक्शन में आप बताइए 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, 5 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण दिया था आर एच विटकर ने, आर एच विटकर ने दिया था, ठीक है। बाकी कैलस लीनियस ने, इन्होंने 2 किंगडम दिया था, ठीक है। अन्य सीकन ने 3 किंगडम दिया था, और कॉपलैंड 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। 2 किंगडम कैरोलस लीनियस ने दिया था,
और बाकी सारे लोगों ने दिया था, कॉपलैंड ने इन सब ने दिया था 1956 में था इनका, ठीक है, 1956 में कॉपलैंड ने दिया था। बाकी आपको अगर आंसर आ रहा है तो आप बता भी सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। देखो वर्गीकरण किया था उसमें लीनियस ने, जो लीनियस ने वर्गीकरण किया था अपने वर्गीकरण में इसमें से किसी को कोई स्थान नहीं दिया। अब इसमें से कौन सा ऐसा था जिसमें लीनियस ने स्थान नहीं दिया, बताओ। फंजाई, कवक, यूग्लिना, अमीबा, बैक्टीरिया, इसमें से किसी को लीनियस ने अपने वर्गीकरण में शामिल नहीं किया था। आ रहा है तो आप बता सकते हो इन चीजों को कि वर्गीकरण में किसको शामिल नहीं किया था लीनियस ने, किसको स्थान नहीं दिया था। लीनियस का जो वर्गीकरण था, लीनियस के जो वर्गीकरण में इनमें से एक तीनों चीजें शामिल थी, केवल एक नहीं था जिसको इन्होंने स्थान नहीं दिया था। यूग्लिना, लीनियस ने क्या किया था, यूग्लिना को अपने वर्गीकरण में स्थान नहीं दिया था। इन्होंने स्थान दिया क्यों नहीं था, इसका रीजन था, इसका एक रीजन था, क्योंकि यूग्लिना होता है वो पादप और जंतु इन दोनों के बीच की कड़ी होता है, के बीच की कड़ी होता है, चैन होता है। असल में होता क्या है, यूग्लिना जंतु की तरह व्यवहार भी करता है और प्लांट की तरह भी व्यवहार करता है। अगर क्या होगा, यूग्लिना को अगर प्रकाश मिलेगा, अगर इसको प्रकाश मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये प्रकाश मिलता है तो प्लांट की तरह पादप की तरह व्यवहार करता है, पादप की तरह व्यवहार करेगा और क्या कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण करने लगता है, ठीक है। और क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा और अपना जो भोजन है स्वयं बना लेगा, ठीक है। और जब इसको प्रकाश नहीं मिलता है, जब इसको प्रकाश नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड रहेगा। तो उस समय क्या करता है, इसको प्रकाश जब नहीं मिलता है, जब इसको प्रकाश नहीं मिलता है तो उस समय क्या करता है, जंतु की तरह व्यवहार करता है और अपने भोजन के लिए क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा, क्या रहता है, आश्रित रहता है, डिपेंड रहता है, ठीक है। इसलिए क्या था, लीनियस ने जब वर्गीकरण किया था, जब लीनियस ने जब वर्गीकरण किया था तो तीनों को रखा, फंजाई को अपने वर्गीकरण में शामिल किया, अमीबा को भी इन्होंने शामिल किया, बैक्टीरिया को भी शामिल किया, केवल यूग्लिना को इन्होंने शामिल नहीं किया। तो आंसर कौन सा हमारा, यूग्लिना, क्योंकि यूग्लिना जो है पादप और जंतु इन दोनों की बीच की कड़ी है, ये जंतु की तरह भी व्यवहार करता है और ये पादप की तरह भी व्यवहार करता है। इसलिए लीनियस ने इसे वर्गीकरण में शामिल नहीं किया, खुद ही नहीं समझ पाए किसको रखें कहाँ, जंतु में रखें या पादप में रखें, कि दोनों कैरेक्टर इसके अंदर है ना, इसे वो खुद कंफ्यूज हो गए। अगला देखो, निम्न में से किसमें संक्रमित प्रोटीन उपस्थित है, संक्रमित प्रोटीन बताइए। अगर आपको आ रहा है तो आप बता सकते हैं कि संक्रमित प्रोटीन किसमें उपस्थित है, प्रियोन, पायरोइड्स, बैक्टीरियोफेज, सैटेलाइट, विषाणु। पहली बात तो ये संक्रमित होता क्या है, संक्रमित की अगर बात करें तो जो बीमारियां फैलाती हैं, संक्रमित की बात करें तो इनका काम क्या होता है, ये क्या करती है, बीमारियां फैलाती हैं, बीमारियां, ठीक है, ये बीमारियां फैलाती हैं। अब संक्रमित प्रोटीन में क्या हुआ बताइए, बता सकते हो आप। और ये क्या करती है, जंतुओं में रोग उत्पन्न करती है, ठीक है। देखो आंसर कौन सा है, प्रियोन। जो इनका जो आकार होता है वो कैसा होता है, वायरस के समान होता है, आकार कैसा होता है, वायरस के समान होता है। और ये क्या करती है, ये क्या करती है, न्यूरोलॉजिकल, न्यूरोलॉजिकल बीमारियां फैलाती है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल बीमारियां फैलाएंगे, इनका आकार कैसा होता है, वायरस से भी छोटा होता है। असल में क्या होता है, इसमें कोई न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता, इनके अंदर क्या रहता है, कोई न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता, न्यूक्लिक अम्ल नहीं होता है, ठीक है। और इनका काम होता है रोगों को फैलाना, ठीक है, किसका काम होता है, रोगों को फैलाना। जितने भी अगर बात करें जो मवेशी होते हैं, मवेशी, तो मवेशी में क्या करती है,
मड़काऊ एक रोग होता है, मवेशी में मड़काऊ रोग होता है, उसको ये प्रियॉन्स जो वायरस से भी छोटे होते हैं वो बीमारियां उत्पन्न करते हैं। और ये क्या रहता है, और ये उसमें जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन के अंदर भी ये क्या करते हैं, एक रोग रहता है जिसका नाम है सीआर जैकब। ह्यूमन के अंदर ये क्या करते हैं, सीआर जैकब, सीआर जैकब, इस प्रकार का ये रोग होता है। ये रोग भी क्या रहते हैं, ये प्रकट करते हैं। ठीक है, प्रियन क्या है, एक संक्रमित प्रोटीन है जो क्या करती है, बीमारियां फैलाने का काम करती है। संक्रामक का काम ही होता है बीमारियों को फैलाना। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है वायरस, वायरस की अगर बात करें तो ये वायरस से भी बहुत छोटे होते हैं, ये वायरस से भी बहुत छोटे होते हैं। जो वायरॉइड्स होते हैं, ये वायरॉइड होते हैं, वायरस से भी बहुत छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे, वायरस से भी छोटे होते हैं। और इनकी जो खोज थी 1971 में, 1971 में खोज करी थी, किसने करी थी, एओ डायनर ने, एओ डायनर ने करी थी। ठीक है, एओ डायनर ने इसकी खोज करी थी। और ये क्या रहती है, जो आलू होता है उसमें पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग करती है। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, ये रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, असल में इनके अंदर आरएनए, जो आरएनए जो प्रोटीन होती है उनका आवरण ही नहीं हो पाए जाते। इनके अंदर क्या रहता है, आरएनए जो रहता है और जो प्रोटीन रहता है उनके आवरण ही नहीं पाए जाते। आवरण कैसा रहता है, नहीं पाया जाता। ठीक है, देखो बैक्टीरियोफेज, अगर आपने बैक्टीरियोफेज की अगर बात करें तो बैक्टीरियोफेज, आपने देखा गंगा का पानी जैसे हम लेके आते हैं, भैया गंगा का पानी क्यों प्रदूषित नहीं होता, आप काफी समय तक रखे रहो उसको कीड़े नहीं पड़ते, वो बैक्टीरियोफेज के कारण क्या होता है, गंगा का पानी खराब नहीं होता है। ये बैक्टीरियोफेज के कारण क्या रहता है, इसको बोलते हैं जीवाणु भोजी। क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी। ये क्या रहता है, वायरस टाइप के होते हैं और बैक्टीरिया पर जैसे ही हमला करते हैं, ये जो बैक्टीरियोफेज कैसे होते हैं, वायरस टाइप के होते हैं, ये वायरस टाइप के होते हैं। और क्या करते हैं, जैसे ही क्या करेंगे, बैक्टीरिया पर हमला करेंगे और अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसके अंदर डाल देंगे, और क्या होगा, वो जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है वहां से बढ़ने लगता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है, इनकी संख्या बढ़ जाती है। और जब बैक्टीरियोफेज की संख्या बढ़ जाएगी तो वहां पर क्या होगा, जो जितने भी जीवाणु होंगे वो पहले ही खा लेंगे, इसलिए क्या रहता है, गंगा का पानी वहां पर खराब नहीं होता। देखो सैटेलाइट विषाणु, ये जो सैटेलाइट विषाणु है ना, ये क्या रहता है, अपने शरीर में क्या हेल्पर को रखता है। ठीक है, एक अन्य वायरस को रखता है और क्या करता है, और वाहक की तरह कार्य करवाता है। ठीक है, और क्या कहता है, हेल्पर की तरह भी अपने शरीर में क्या रहेगा, वायरस को रखेगा और उससे क्या करेगा, हेल्पर की तरह व्यवहार करवाएगा। अगर टोबैको, जो तंबाकू का मोजेक वायरस रहता है, तंबाकू का मोजेक वायरस, ये सैटेलाइट विषाणु ही है। इसके अंदर क्या रहता है, पहले से ही अपने शरीर पर ये क्या रहता है, एक अन्य वायरस को धारण किए रहता है। अपने शरीर पर क्या करेगा, कि अन्य वायरस को, अपने शरीर पर क्या करता है, अपने शरीर पर वायरस को धारण कर लेता है और क्या करता है, हेल्पर की तरह काम करता है, हेल्पर की तरह काम करता है। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट वाला अगर बात करें, उदाहरण की हम बात करें तो ये वाला किसके अंदर रहता है, तम्बाकू का, जो तम्बाकू का मोजेक वायरस रहता है उसमें ये रहता है। बता देती हूँ क्या रहता है, दोनों आप देख लो, दोनों समझ में आ जाएंगे आपको, दोनों को आप देखोगे ना। देखो, ये देखो तम्बाकू का, ये जो तम्बाकू का है ना, ये देखो तम्बाकू का वायरस है, तम्बाकू का मोजेक वायरस। और ये आपको दिख रहा होगा ना, कि बैक्टीरिया फेज है, बैक्टीरिया,
बैक्टीरियोफेज, ठीक है, जीवाणु भोज। क्या है? जीवाणु भोज। ये क्या रहता है, इसके आपको दिख रहा होगा, ये उसमें चिपका लेता है, उसके अंदर चिपक जाएंगे और क्या रहता है, यहीं से क्या रहता है, ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डाल देता है, ठीक है, अंदर डाल देता है। जिससे क्या रहता है, जब जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, और उसमें क्या रहता है, वायरस में जो डाल देते हैं, जिससे इनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो संख्या, ये अपनी संख्या को यहाँ पर क्या रहते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है, अपनी संख्या को क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं। ये देखो दोनों आपको दिख रहे होंगे, इसमें आरएनए रहता है, आरएनए कवर रहता है, और कैप्सिड, ये दोनों इसके अंदर पाई जाती है। आप चेन देख रही हो ना, ये चेन आरएनए की चेन है, और इसका जो आवरण किसका बना होता है, कैप्सिड का बना होता है। पूछा जाता है प्रश्न भी ऐसे। और यहाँ पर आपको दिख रहा है बैक्टीरिया फेज है, ये यहीं पर आपको दिख रही है, ये इसके अंदर अटैच कर लेता है, और यहीं से अपना जैन के मटेरियल इसके अंदर डाल देगा, फिर वायरस के अंदर ये बीमारी संख्या बढ़ानी हो। संकर प्रोटीन किसमें उपस्थित थी, ये थी किसके अंदर, प्रियोन के अंदर। किसके अंदर थी, प्रियोन के अंदर, ठीक है, प्रियोन के अंदर, ठीक है, संकरण प्रोटीन किसके अंदर थी, प्रियोन के अंदर। अगला प्रश्न, एक कोशिकीय युग्मनज से भ्रूण का विकास क्या कहलाता है, बताइए। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, एम्ब्रियोजेनेसिस, या इनमें से कोई नहीं। आपको आ रहा है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, इसका आंसर क्या कहलाता है, बताइए। एक कोशिकीय यानी डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है एक सिंगल सेल से, समय जो जायगोट होता है, जायगोट से हम क्या, उसको क्या बोलते हैं, बताइए, जायगोट से हम क्या बोलते हैं। देखो जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ये तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और जब जायगोट में सेल डिवीजन होता है, तो जब जायगोट में क्या होगा, सेल डिवीजन होगा, जायगोट में जब सेल डिवीजन होगा तो वहां पर कौन सा सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस, माइटोसिस। यहाँ पर क्या होता है, सेल्स यानी कोशिकाओं की वृद्धि होती है, किसकी वृद्धि होती है, कोशिकाओं की, कोशिकाओं की वृद्धि होती है। सेल कैसी होती है, इंक्रीज, जब सेल इंक्रीज होती है, यानी इसकी नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल कैसी होती है, इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर होता क्या है, सी आंसर दिया है इन्होंने, एम्ब्रियोजेनेसिस बिल्कुल सही है, क्योंकि जब ये कोशिकीय सेल से क्या होता है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, सी है इसका, क्योंकि एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रक्रिया कहलाती है, जब जायगोट से एम्ब्रियो बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट फिर, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जीव में अनिषेक जनन नहीं होता है, पार्थोजेनेसिस डज नॉट ऑकर इन टर्की में, हनी बी में, रोटीफर्स में, और मनुष्य में, ह्यूमन में। इनमें से किन के अंदर पार्थोजेनेसिस नहीं होता है, अनिषेक जनन नहीं होता है। देखो अनिषेक जनन क्या होता है, इसमें बिना निषेचन के, बिना फर्टिलाइजेशन के क्या होता है, जो एग होता है उसमें वृद्धि और विभाजन हो जाता है, और एग में वृद्धि विभाजन से क्या होता है, एक बच्चे का यानी वयस्क का निर्माण होता है, और उस वयस्क के निर्माण को हम क्या बोलते हैं, अनिषेक जनन। निषेचन के बिना क्या होता है, अंडाणु में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये पार्थोजेनेसिस क्या होता है, निषेचन के बिना क्या होता है, निषेचन के बिना अंडाणु में क्या हो जाता है, वृद्धि, और क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाता है, और उससे क्या होता है, एक व्यस्क, व्यस्क का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, एक व्यस्क का निर्माण होगा। तो बताइए, आपको थोड़ी हिंट में यहाँ पर दी गई है कि बताइए क्या हो जाता है, कि जब
निषेचन नहीं हो रहा है, उससे भी क्या, उसके एग्स के अंदर क्या बन रहा है, एग्स के अंदर सेल्स डिवीजन हो रही है, उससे वृद्धि और विकास हो रहा है। तो किसके अंदर हो सकता है, बताइए किसके अंदर हो सकता है। चलो बताते हैं, इसके अंदर देखो टर्की, मधुमक्खी, रोटीपर्स, इन सब के अंदर क्या होगा, बिना निषेचन के ही क्या बन जाता है, गैस का निर्माण हो जाता है। अगर आपने देखा होगा जो मेंढक होते हैं उनमें मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया पाई जाती है, वो क्या करते हैं, पानी के अंदर ही निषेचन करते हैं। उसमें क्या होता है, जो मेल वाला होता है वो अपने एग्स को छोड़ती है, और जो फीमेल, सॉरी मेल होता है जो अपने स्पर्म को छोड़ती है, और जो फीमेल अपने एग्स को छोड़ती है। पानी में क्या होगा, वहां से लारा बन जाएगा, और लारे से क्या बनता है, टेडपोल बन जाते हैं। फिर टेडपोल क्या करता है, धीरे धीरे विकास होता है, उस टेडपोल का धीरे धीरे विकास होगा, और वहां से क्या होगा कि वयस्क मेढक बन जाता है। ठीक है, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं मेटामार्फोसिस। ठीक है, मेटामार्फोसिस। तो यहाँ पर क्या रहेगा, ह्यूमन, जिसके अंदर ऐसा नहीं होता, ह्यूमन को फर्टिलाइजेशन के लिए, यहाँ पर ह्यूमन के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होगा, यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगा वहां पर इसको स्पर्म और एग दोनों चाहिए होंगे, और इनके फर्टिलाइजेशन से ही क्या होता है, जायगोट, एम्ब्रियो, फिर यहाँ पर इसी पूरी प्रक्रिया होती है, और ये वहां से क्या होता है, एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। बिना फर्टिलाइजेशन से यहाँ पर असंभव है, इसलिए आंसर कौन सा है हमारा, बताइए। अगर आ रहा है तो कौन सा है 12 का, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन के अंदर। अगला देखिए, एनामिनोटा के ग्रुप में सम्मिलित नहीं है, एनामिनोटा के ग्रुप में कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए। एनामिनोटा, ये एनामिनोटा क्या रहते हैं, जो कशेरुकी होते हैं, ठीक है, जो वर्टिब्रेट होते हैं उनके समूह होते हैं, उनके ये समूह होते हैं। वहां से क्वेश्चन है, अगर आ रहा हो किसी को तो बताइए। ये एमनियोटा जो रहता है ये कशेरुक रहते हैं, उनके समूह होते हैं। ठीक है, तो कशेरुक के दो समूह होते हैं, कशेरुक के दो समूह होते हैं। ठीक है, एक होता है एमनियोटा, और एक होता है एनामिनोटा। ठीक है, एनामिनोटा। यहाँ पर क्या होता है, ये जो एनामिनोटा वाले रहते हैं वो निचले कशेरुक समूह है, ये वाला जो दिया ना वो क्या है, निचले निचले कशेरुक समूह है। ये क्या करते हैं, पानी के अंदर है, इनका जो जलीय वातावरण होगा उन्हीं के अंदर अंडे देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, जलीय वातावरण के अंदर ही अंडे देते हैं, जलीय वातावरण के अंदर ही क्या देते हैं, अंडे देते हैं। और ये एनामिनोटा क्या रहता है, बहुत निचला ये समूह रहता है। ठीक है, इनमें जो रहेगा, और सबसे बड़ी बात है इनके अंदर क्या रहता है, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन रहती है वो नहीं पाई जाती, इनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है वो अब्सेंट होती है, ये केवल इनमें पाई जाती है। ठीक है, ये केवल एमनियोटा में पाई जाती है, और किसी और में नहीं पाई जाता। एमनियोटा में मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो भी चार भागों में बटी हुई है, मैं बताऊं कौन सा है। एक है एमनियोन, ठीक है, एक है एमनियोन, दूसरा है कौन सा, ये कॉरियोन, कॉरियोन, और तीसरा है एलाइंटोस, एलाइंटिस, और चौथा है योक्सेट, योक्सेट। ठीक है, ये ऐसे सी है यहाँ पर, ठीक है, ये की गई है। ये जो कशेरुक के समूह के अंदर ये मेम्ब्रेन रहती है, ये चार भागों में विभाजित रहती है। एम्ब्रियो में क्या रहता है, ये एम्बियन, क्वेरियन, एलाइंटिस और योक्सेट, ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। यहाँ पर जो एम्ब्रियन है वो कैसी है, सबसे भीतरी परत है, सबसे भीतरी परत है ये। और ये कोरियन है, ये कैसी है, ये जो कोरियन है ये विकासशील है, एम्ब्रियो की चारों तरफ से सबसे बाहरी परत है, ये वाली बाहरी परत है। ठीक है? और ये जो एलाइंटिस है ना, एलाइंटिस एमनियन और कोरियन, इन दोनों के बीच में पाई जाती है। जब एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा मम्मी के पेट में होता है, उस समय इन्हीं परतों से क्या रहता है, उसको पोषण मिलता है, इन्हीं परतों से क्या मिलता है,
पोषण मिलता है। जैसे यहाँ पर ये यॉर्क सेक में क्या रहता है, जब ये क्या रहता है, बच्चे को जो न्यूट्रिशन होता है, वो यॉर्क सेक से मिलता है, ठीक है, न्यूट्रिशन। और ये एलाइंटिस में क्या रहता है, यहाँ पर रेस्पायरेशन, सांस वगैरह लेता है वो यहाँ से रहता है, ठीक है, रेस्पायरेशन यहीं से होता है। तो ये जो परतें हैं, ठीक है, ये जो परतें हैं किसमें भी पाई जाती है। अब मैंने क्या होता है, एनानी होता है जिसमें कौन सम्मिलित नहीं है। अब देखो स्तनी ये तो हो नहीं सकता, स्तनी दोनों में दिए गए हैं, ठीक है, इन दोनों में ये दोनों वैसे ही लिमिट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, मत्स्य और उभयचर। अभी मैंने मेढक की बात कही, तो मेढक किसमें आता है, उभयचर में आता है। तो मछली और उभयचर ये दोनों ऐसे हैं जो एमनीओटा ग्रुप में रहते हैं। मतलब ये अपने अंडे जो होते हैं पानी के अंदर ही देते हैं। अंडे कहाँ पर देंगे, पानी के अंदर ही देते हैं, ठीक है, अंडे पानी के अंदर ही देते हैं। देखो तो हम समझ लेते हैं जो मेम्ब्रेन थी कौन सी थी, ये देखो मैंने अभी समझाया था आपको, ये परतें होती हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ये क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियो मेम्ब्रेन। ये एमनियन, ठीक है, अलाइंटिस, ये अपसेट, ये वाली कोरियन, ये चार परतें हैं। क्या आपको चार परतें जो दिख रही ना, ये चार परतें हैं जो इसके अंदर पाई जाती है। इनमें से क्या रहता है, अगर हम एमनियन की बात करें तो ये सबसे भीतरी परत है। एमनियन कैसी है, भीतरी परत है, ठीक है, एमनियन कैसी है, भीतरी परत है। एलाइंटिस क्या रहता है, इन दोनों के बीच में, एमनियोन और ये क्या गया कॉनिन, इन दोनों के बीच में पाई जाती है, ठीक है, इन दोनों के बीच में पाई जाती है, ठीक है। और ये यौगिक के बारे में मैंने बता ही दिया कि ये रहता है, ये शुरुआत में विकसित होती है, और मदर और जो एम्ब्रियो रहता है उसको क्या रहती है, गैस, उसको क्या रहती है, न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन होता है उसको प्रदान करती है, ठीक है। ये क्या रहती है, मदर और एम्ब्रियो में पाई जाती है, मदर एम्ब्रियो में